AF92 हिंदी 911 परिचित एहसास। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। उसने महसूस किया कि उस रहस्यमयी ऊर्जा ने उसकी लपटों को वैसे ही बुझा दिया जैसे उसने पहले उसकी दूसरी शक्तियों को दबा दिया था। लकड़ी में स्वाभाविक रूप से अग्नि के प्रति कमजोरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि जो भी यह रहस्यमय शक्ति थी, उसमें इस कमजोरी को कुछ हद तक दूर करने की क्षमता थी। हालांकि लियोनेल ने जो कुछ देखा उससे वह हैरान रह गया। घुमावदार लकड़ी की संरचनाओं के बीच एक कमल का फूल बनने लगा, लेकिन ये किसी भी ऐसे कमल से बिल्कुल अलग था जिसे लियोनेल ने पहले कभी देखा या पढ़ा था। ये कमल पूरी तरह से भुजाओं और हाथों से बना था। ये एक दूसरे पर चढ़े हुए पंखुड़ी जैसी संरचनाएं बनाते थे और हर परत एक और भी शक्तिशाली आभा बिखेरती थी। हालांकि धुंधले जंगल का मुखिया इनमें से केवल 3 परतें ही बना पाता था, फिर भी यह उसकी शक्ति को लगभग दिव्य स्तर तक प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। आसमान कांप उठा, धरती हिल गई और हर गुजरते पल के साथ काष्ठ तत्वीय शक्ति का घनत्व तेजी से बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। कुछ सांसों के बाद ऐसा लगा कि उसकी शक्तियां कम और कम दबी हुई लग रही थीं, बल्कि ऐसा लगा कि शुरू में बुलाने के लिए कोई और शक्तियां ही नहीं थीं। भुजाओं और भुजाओं का कमल घूमने लगा, और जैसे जैसे वह आंखें बंद करता गया, अपनी अनगिनत जड़ों और शाखाओं के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया को महसूस करता गया, उसके चेहरे पर भक्ति भाव बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथी की मृत्यु उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, उसके मन में बस उसकी देवी ही थी। उससे ज्यादा कुछ नहीं और उससे कम तो बिल्कुल नहीं। ये समझना मुश्किल था कि वह इस अदृश्य देवी के सामने नतमस्तक होना चाहता था या कमल की पूजा करना चाहता था। लेकिन सदाबहार देवी के उन उपासकों को दोनों में अंतर करना मुश्किल हो रहा था। सदाबहार कमल उनकी देवी का प्रतीक था। उसकी शक्ति का एक अंश भी इस तरह इस्तेमाल कर पाना उनका सौभाग्य था। वे अविश्वसनीय रूप से धन्य थे और उनके हृदय में कृतज्ञता उमड़ पड़ी। सदाबहार देवी के शत्रुओं को मारना, यही उनका कर्तव्य था। मरना। खामोश बूढ़े के होठों से एक दहाड़ निकली। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल बदल गया हो। उसकी त्वचा पर जो छाल थी, उसका रंग स्याही जैसा काला हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां एक अप्राकृतिक, लगभग जहरीले हरे रंग से रंग गई थीं। उसने अपने दांत दिखाए, जो काले और गहरे हरे रंग के बीच चमक रहे थे। उस पल उसके जानलेवा इरादे ने क्रिम्सन हॉल के लोगों को भी हीन भावना से झुकने पर मजबूर कर दिया। हाथों और भुजाओं का घूमता हुआ कमल अचानक जोर जोर से प्रहार करने लगा। हर प्रहार पिछली से भी ज्यादा उग्र था और गड़गड़ाहट की आवाजें और ध्वनि अवरोधों को चकनाचूर करते हुए लियोनेल के पैरों तले जमीन पर गड्ढा बना रहा था। जमीन को छुए बिना ही हथेलियों के हवा के दबाव से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से उल्कापिंड गिर रहे हों। धरती फट गई, धूल और मिट्टी के मशरूम जैसे बादल छा गए। चट्टान ऊपर की ओर उछल रही थी और युद्ध क्षेत्र पर भूरे रंग का कोहरा छा रहा था। यहां तक कि जब वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर घूम रहा था, लियोनेल आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह समझ सकता था कि इन ताड़ के प्रहारों की शक्ति केवल काष्ठ तत्व से कहीं अधिक थी। ऐसा नहीं था कि एक शक्तिशाली काष्ठ तत्व विशेषज्ञ ऐसा प्रभाव पैदा नहीं कर सकता था, बल्कि मिस्टी वुड संगठन का मुखिया इतनी तबाही मचाने के लिए पर्याप्त अपरिष्कृत बल का प्रयोग नहीं कर रहा था। अंदर कुछ और भी छिपा था, एक रहस्य जो लियोनेल को लगा कि हथेलियों से ही निकलता है, जिसमें एक रहस्यमय शक्ति छिपी हुई थी। लियोनेल को लगा कि यह उस रहस्यमय शक्ति से संबंधित है जो विश्व शक्ति और सार्वभौमिक शक्ति का मिश्रण प्रतीत होती है। लेकिन साथ ही उसने महसूस किया कि यह उससे भी अधिक गहरी परत है। हे सदाबहार की देवी, मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाओ ताकि मैं संसार को इस विपत्ति से मुक्त कर सकूं। आभा बढ़ती ही जा रही थी। आमतौर पर चुप रहने वाला वह बूढ़ा आदमी जितनी देर तक अपनी हथेलियां ऊपर उठाए रहता, उसकी प्रार्थना जितनी लंबी होती, वह उतना ही शक्तिशाली होता जाता। लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। भुजाओं और हाथों का कमल मूल रूप से भूरे रंग का एक भव्य रंग था, लकड़ी का एक सुंदर कण जिसे लकड़ी के कारीगर काम करने के लिए एक हाथ और एक पैर दे देते थे। लेकिन अब यह अचानक और भी अधिक सुंदर हो गया और इसमें सुनहरे रंग की शिराएं बन गईं जो लियोनेल को उसके कांस्य रूनों की बहुत याद दिलाती थीं। जिस क्षण ये शिराएं प्रकट हुईं, भुजाओं और हाथों के कमल की आभा आसमान छूने लगी, उनकी शक्ति एक ही सांस में दोगुनी से भी अधिक हो गई। एक ताड़ का पेड़ इतनी तेज गति से बाहर आया कि लियोनेल के घुटने हवा के दबाव के कारण मुड़ गए, इससे पहले कि वह किसी तरह बचकर निकल पाता। टकराना। पलक झपकते ही कम से कम 20 मीटर गहरा एक अथाह गड्ढा खोद दिया गया।
फिर भी कमल का फूल पहले ही पीछे हट चुका था। 2-2, 3-3, यहाँ तक कि 4-4 की संख्या में आगे की ओर बढ़ रहा था और कमल की आभा लगातार ऊपर की ओर उठ रही थी। नरकीय चक्रवात। लियोनेल का भाला उसके हाथों में घूमने लगा, जिससे आग के पहिए बाहर की ओर निकलने लगे, जो जमीन पर लुढ़कने लगे और हवा में एक के बाद एक हाथ को चीरते हुए निकल गए। मुझे इसे खत्म करना होगा, लियोनेल ने आह भरी। उसे एहसास हुआ कि इस तरह से लड़ना असल में उसकी शैली नहीं थी। वह अपनी बुद्धि के बजाय कौशल और तकनीक पर और कच्ची ताकत पर बहुत ज्यादा निर्भर था। अगर वह अपनी क्षमता का इस्तेमाल हमेशा की तरह करता तो ये लड़ाई दर्जनों बार पहले ही खत्म हो जाती। उसे संतुलन बनाने की जरूरत थी, लेकिन अभी वह ऐसी लड़ाई में नहीं उलझ सकता था जिससे उसे चोट लग सकती थी और उसकी सहनशक्ति भी कम हो सकती थी। आखिरकार उस समय उसके दुश्मन चारों तरफ से घेरे हुए थे। ऐसे ही आगे बढ़ना मूर्खता होगी। फिर भी मुझे अब मेरे लिए एक नई दुनिया खोलने के लिए आपको धन्यवाद देना होगा। मुझे लगता है कि इतने लंबे समय के बाद मैं समझ गया हूं कि अपनी सार्वभौमिक शक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लियोनेल ने खुद को रोकना बंद कर दिया, उसकी निगाहें अचानक एक मौत की तरह ठंडी हो गईं। पूरी दुनिया उसके मन में प्रतिबिंबित हो रही थी। अगर वह चाहता तो पूरी धरती को अपनी इंद्रियों में समेट सकता था। लियोनेल के कदम थिरक रहे थे, उसका शरीर गायब और फिर प्रकट हो रहा था, जैसे वह व्यापक जड़ों के बीच से गुजर रहा हो। प्रार्थना के बीच चुपचाप बैठा बूढ़ा आदमी अचानक लियोनेल को अपने सामने पाकर चौंक गया, जिसके हाथ में एक भाला था जो उसकी छाती में घुस गया था। फिर भी वह समझ नहीं पा रहा था कि लियोनेल ने उससे 20 मीटर से भी ज्यादा दूरी पर खड़े होकर ऐसा कैसे कर दिया। लुप्त ब्लेड। लियोनेल ने अपना भाला वापस खींच लिया, उसका सिर आसमान की ओर उठ गया, क्योंकि उसके चारों ओर लकड़ी की लताओं का जंगल ढह गया। क्या वे अब अंततः कार्रवाई करने जा रहे थे? अचानक लियोनेल की अभिव्यक्ति बदल गई। यह एहसास, ये वैसा ही था जैसा तब था जब शील्ड क्रॉस टॉज ने उसे गुलाम का ठप्पा लगा दिया था। उसका सिर हेड की लाश की ओर बढ़ा, हेड के चेहरे पर अभी भी एक अंतहीन निशान अंकित था। धर्मपरायणता, ये वहीं से आ रहा है। छी! उग्र। लियोनेल के आसपास का तापमान कई गुना कम हो गया। यह एक चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि युद्ध के मैदान और उसके आसपास अभी भी आग की लपटें उठ रही थीं। लेकिन यह बस इस बात का प्रतीक था कि वह कितना क्रोधित था। लियोनेल को लगभग 3 साल पहले जो कुछ हुआ था उसे खुलकर कहने का कभी मौका नहीं मिला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उससे उबर चुका था। वह आमतौर पर एक आकर्षक मुस्कान और बेफिक्री से भरा व्यवहार रखता था, लेकिन इससे उसके अंदर बस एक गहरा अहंकार छिपा था, जिसे वह अक्सर जाहिर नहीं करता था। एक ऐसा अहंकार जिस पर पहले भी इसी तरह से अतिक्रमण हो चुका था, और एक ऐसा अहंकार जिस पर दोबारा इसी तरह अतिक्रमण होने की उसने इजाजत नहीं दी थी। जैसे ही लियोनेल को बदलाव का आभास हुआ, उसने प्रतिक्रिया करते हुए पीछे की ओर देखा और उसकी नजरें डरावनी हो गईं। उसे यह समझने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या हो रहा है। मिस्टी वुड्स के मुखिया ने जो प्रार्थनाएं इतनी पवित्रता से की थीं, उन्हें समझने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि वह एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, और लियोनेल के लिए यह निष्कर्ष निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि उनकी शक्ति और वह विचित्र, रहस्यमय शक्ति भी उनकी पूजा से ही आई थी। लियोनेल जैसे व्यक्ति के लिए जब वह तृतीय आयामी पृथ्वी पर था, तब शायद वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति भी था जो नई जानकारी मिलने पर बहुत लचीला होता था। वह हद से ज्यादा जिद्दी नहीं था। दरअसल वह ठोस प्रमाणों के साथ नए सिद्धांतों को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता था। चूंकि वह जानता था कि उच्च आयाम वाले प्राणी उससे कहीं अधिक महान हैं, और वह देख सकता था कि मुखिया की प्रार्थना से उसकी शक्ति में किस प्रकार वृद्धि हुई, तो क्या यह स्वीकार करना बहुत बड़ी बात थी कि देवी देवता, या कम से कम निम्न आयाम वाले प्राणी जिन्हें देवी देवता मानते हैं, अस्तित्व में है। और यदि ऐसा कोई अस्तित्व में है, तो यह मानना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि लोगों द्वारा उनकी पूजा करने से उन्हें कुछ मिलता था। ये लियोनेल के राजा की शक्ति से बहुत अलग नहीं है, क्योंकि उसके अधीनस्थों की संख्या बढ़ने के साथ उसकी शक्ति और अधिक मजबूत होती गई। वास्तव में यह उस तरह से काफी हद तक समान था। अब तक इस निष्कर्ष पर पहुंचकर, एक ऐसा ईश्वर जिसने अपना एक भक्त खो दिया हो, क्या करेगा? क्या कोई ऐसी सजा नहीं होनी चाहिए जिससे कोई भी उनके लोगों को यूं ही निशाना बनाने की हिम्मत न करे? अब तक सब कुछ समझ में आ गया था। साफ था कि लियोनेल को इस सदाबहार देवी के एक अनुयायी की हत्या के लिए निशाना बनाया जा रहा था। दरअसल उसे सजा इसलिए मिल रही थी क्योंकि वह व्यक्ति ओसन जोवेरे इस धर्म से इतना जुड़ा हुआ था कि वह एक टाइटल्ड मेंबर बन गया था।
ये तथाकथित उपाधि धर्म के आधार पर अलग अलग थी, लेकिन उपाधि प्राप्त सदस्य का लेबल सभी के लिए एक जैसा था। सीधे शब्दों में कहें तो वे ऐसे व्यक्ति थे जिनमें अपने ईश्वर या देवी से कुछ छोटी मोटी कृपा पाने के लिए पर्याप्त आस्था थी। हालांकि ये बात समझ लेने से लियोनेल का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि इससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा जाहिर हो गया। इस कृत्य का मूल अर्थ क्या था? क्या यह नहीं था कि इस धर्म के अनुयायी अपनी इच्छानुसार हत्या कर सकते थे और जिनकी रक्षा के लिए कोई देवी या देवी नहीं थे, वे केवल वही दंड स्वीकार कर सकते थे जिसके वे हकदार थे? ये कैसी बकवास थी? लियोनेल की पुतलियां लाल हो गईं। अगर यह मुहर उसी स्तर की होती जिस पर शील्ड क्रॉसटॉज ने उसे लगाई थी, तो उसे मिटाना बस एक विचार की बात होती। आखिरकार मौजूदा लियोनेल ताकत में उस पिछले सेल से इतना आगे था कि उसे मिटाना बच्चों का खेल होता। लेकिन जाहिर है यह एक बिल्कुल अलग स्तर पर था। लियोनेल समझ सकता था कि यह न सिर्फ उसे कलंकित करेगा, बल्कि उसे एक अभिशाप की तरह कमजोर भी कर देगा। लियोनेल का जवाबी हमला और हवा से बचते हुए देखना कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। यहां मौजूद ज्यादातर लोग तो ये भांपने के काबिल भी नहीं थे कि लियोनेल का पीछा कौन कर रहा था। दरअसल एवरग्रीन धर्म या चर्च का कोई भी सदस्य लियोनेल की इस प्रतिक्रिया मात्र से ही चौंक जाता। इस बात की तो बात ही छोड़िए कि वह अभी भी उससे बच रहा था। भाड़ में जाओ .com से अपडेट किया गया। लियोनेल की दहाड़ से आसमान हिल गया। उसने अपनी उंगली आगे की ओर उठाई, जो खाली हवा सी लग रही थी। उसकी निगाहें एक उग्र लालिमा से जगमगा उठीं। उसी क्षण सुनहरे लाल रंग की एक खूबसूरत रोशनी प्रकट हुई। जिन्होंने इसे देखा उन्हें शुरू में लगा कि यह अब तक देखे गए सबसे खूबसूरत रंगों में से एक है। इसमें कुछ ऐसा था जो अलौकिक और दिव्य लग रहा था, लेकिन पलक झपकते ही वह आकर्षण भय में बदल गया। उनके दिलों की गहराइयों से एक डर सा उमड़ पड़ा। यह एक तरह का सहज भय था, जैसे किसी बच्चे को अंधेरे से या किसी शिकार को अपने शिकारी से। ऐसा लग रहा था जैसे यह ऊर्जा दुनिया को जकड़कर नष्ट करने के लिए बनी है। उसके रास्ते में आने वाली हर चीज राख में बदल गई। टकराना। अगले ही पल ऊर्जा हवा से टकराती हुई फट पड़ी। उसने जमीन को चीर दिया और तीनों संगठनों की सेना की एक पंक्ति को भस्म कर दिया। इस शक्ति ने जिस किसी को भी छुआ, उसका शरीर देहविहीन हो गया। जो कोई भी इसके पास गया, वह अंदर से बाहर की ओर फट गया। उसके शरीर का हर एक बूंद तरल क्षण भर में वाष्पित हो गया। दुनिया में सन्नाटा छा गया। एक पल बाद बस एक नौजवान बचा जो गहरी सांसें ले रहा था। उसकी सांसें एक काले कोहरे के साथ बाहर निकल रही थी, जो मानो उसके अंदरूनी अंगों से निकल रही थी। लियोनेल अचानक एक ऐसे व्यक्ति से बदल गया था जिसने बिना पसीना बहाए 3-5वें आयामी अस्तित्वों के साथ लड़ाई पूरी कर ली थी। एक नश्वर व्यक्ति में जो ऐसा दिखता था जैसे उसने अभी अभी मैराथन दौड़ पूरी की हो। अगर मैराथन आपके आंतरिक अंगों को भी काला कर देती है, तो ऐसा है। ये कहना सही होगा कि लियोनेल अभी भी गुस्से में था। उसे इस तरह की किसी बात से निपटने के लिए इतना ज्यादा नहीं धकेला जाना चाहिए था। वेलिएंट ग्रह गड़गड़ाने लगा। लियोनेल ने पृथ्वी के बीच से जो रेखा काटी थी, उसमें से लावा की लहरें फूटने लगीं, जो मानो पृथ्वी के केंद्र से निकल रही थीं। ऊर्जा की इतनी छोटी सी किरण से होने वाला विनाश उनकी कल्पना से भी परे था। वे बस लियोनेल की ओर ऐसे देख सकते थे मानो वह कोई राक्षस हो। तभी आसमान से कई लबादे उड़े आकृतियां उतरीं, मानो उन्हें ग्रह की हालत की जरा भी चिंता न हो। उनकी निगाहें लियोनेल पर टिकी थीं। लेफ्टिनेंट को भूल जाओ। लियोनेल ने जो तबाही मचाई थी, विडंबना यह है कि वह किसी के भी मन में ईश्वर का भय पैदा करने के लिए काफी थी। ये बस एक सहज जड़ जमाया हुआ डर था कि इस शक्ति का सामना करना भी मुश्किल होगा, उससे लड़ना तो दूर की बात है। सच तो ये था कि जैसे जैसे लियोनेल का शरीर आयामों में बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी स्कारलेट स्टार फोर्स भी बढ़ती गई। उसके शरीर में सबसे ज्यादा विनाश करने वाली फोर्स का होना, लियोनेल का इस समय तक जिंदा रहना एक चमत्कार ही था। लेकिन इस तरह के एक सहज फोर्स नोड के साथ पैदा होने का उसे यही फायदा मिला था। तो फिर कोई सोच सकता है, क्या इसका मतलब ये था कि लियोनेल कभी भी अपनी स्कारलेट स्टार फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा? अगर हर बार जब वह आगे बढ़ता तो इसका इस्तेमाल करना मुश्किल होता जाता, तो फिर ऐसे फोर्स नोड के साथ पैदा होने का क्या मतलब था? हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। ये कहा जा सकता है कि स्कारलेट स्टार फोर्स ने लियोनेल को जंजीरों में जकड़ने के बजाय असल में उल्टा ही हुआ। स्टार फोर्स जैसी शक्तिशाली फोर्स में किसी फोर्स को शीर्ष 10 में स्थान देने के लिए ये कल्पना करना कठिन नहीं होगा कि यह केवल निचले आयामों के लिए ही नहीं, बल्कि विशेष रूप से उच्च आयामों के लिए भी होगा।
दरअसल रैंकिंग प्रणाली उस फोर्स के उच्चतम आयाम पर आधारित थी जहां तक वह फोर्स पहुंच सकती थी। स्कारलेट स्टार फोर्स मूलतः एक उच्च आयामी बल था जिसे लियोनेल के शरीर में कृत्रिम रूप से निचले आयाम में खुद को सीमित रखने के लिए मजबूर किया गया था। इसका मतलब था कि हर बार जब लियोनेल आगे बढ़ता तो स्कारलेट स्टार फोर्स असल में लियोनेल द्वारा उस पर लगाई गई जंजीरों को खोल देता था। इसमें और लियोनेल के साथ स्कारलेट स्टार फोर्स के बढ़ने में क्या अंतर था? अंतर यह था कि अंततः स्कारलेट स्टार फोर्स अपनी मूल अवस्था में लौट आएगी और लियोनेल से आगे बढ़ना बंद कर देगी। जब वह दिन आएगा तो लियोनेल आखिरकार उस उपहार का बिना किसी संकोच के उपयोग कर पाएगा जिसके साथ वह जन्मजात था। हालांकि अभी के लिए पांचवें आयाम में भी लियोनेल को लगा जैसे वह इसे थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने के बाद मरने के कगार पर है। फिर भी परिणाम ने खुद लियोनेल को भी चौंका दिया। लियोनेल इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि उसकी मौजूदा स्वप्न शक्ति भी उस सील का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अंत में उसके पास अपने सबसे बड़े तुरुप के पत्तों में से एक को इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इससे ग्रह का लगभग विनाश हो जाएगा। लियोनेल ने इसे महसूस किया था। अगर वह 10 सेकंड और टिक पाता तो वह पूरे ग्रह को तहस नहस कर सकता था। बेशक अभी अभी उसने इसे बमुश्किल एक पल के लिए ही पकड़ा था, जबकि 10 सेकंड और मांगना बहुत ज्यादा था। लेकिन हकीकत फिर भी चौंकाने वाली थी, और यह एक ऐसी हकीकत थी जिसे इन सभी लबादों वाले लोगों ने देखा था। जब धरती के फटने से लावा बह रहा था तब भी उनकी नजरें केवल लियोनेल पर ही टिकी थीं। अंतर्निहित बल नोड, और वह भी बहुत शक्तिशाली। मुझे लगता है कि तुम इस हमले का इस्तेमाल एक बार से ज्यादा नहीं कर सकते, है ना? मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा शरीर इस समय किस अवस्था में है। वह आदमी हंसा। सदाबहार देवी के त्रिस्तरीय हाथ की निंदा करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? मैं एक कदम पीछे हट जाऊंगा और उन्हें तुम्हें मौत के घाट उतारने दूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी लाश का एक छोटा सा टुकड़ा गायब करके उन्हें दिखा दूं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? मुख्य लबादा पहने व्यक्ति ने लियोनेल को ऐसे देखा जैसे वह किसी अमूल्य खजाने को देख रहा हो। लियोनेल खांसते हुए लगभग रुक गया। आपने अभी अभी क्या कहा? उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। पहले तापमान गिरना जितना हास्यास्पद था, अब उससे भी ज्यादा हास्यास्पद था। स्कारलेट स्टार फोर्स की गर्मी अभी भी हवा में थी। अब भी आसपास के पेड़ों के पत्ते समय समय पर स्वतः ही जल उठते थे और आग की एक नई बारिश फूट पड़ती थी जो स्थिति को और भी बदतर बना देती थी। मानो ये पर्याप्त नहीं था, पृथ्वी के फटने से लगातार लावा बाहर निकलता रहा, जिससे आसपास के युवा तितर बितर होकर भागने को मजबूर हो गए तथा तीनों संगठनों का गठन पूरी आसानी से टूट गया। और फिर भी तापमान में गिरावट जारी रही। लियोनेल की निगाहें उसके सामने खड़े आदमी पर टिकी थीं। उसका क्रोध अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उस आदमी ने आग की लपटों को छूने की हिम्मत की। जब लियोनेल को पता चला कि उसके शरीर से कुछ निकाला गया है, जबकि वह इतना छोटा था कि कुछ कर ही नहीं सकता था, तो वह पहले ही बहुत क्रोधित हो गया था। उसके पिता द्वारा उसके जन्मजात बल नोड को पुनः विकसित करने में मदद करने से उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि वह बस जमा हो गया था। लियोनेल को असल में इन्नेट फोर्स नोड की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार उसे इसका इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला था और वह बिना जाने ही जिंदगी गुजार रहा था। हालांकि इस सब का सिद्धांत उसे बेहद गुस्सा दिलाता था। उसे लग रहा था कि अगर उसके पिता इतने शक्तिशाली न होते तो क्या वह अभी मर नहीं गया होता? क्या ये डायमेंशनल वर्स के लोगों द्वारा कमजोरों के साथ अपनी मनमानी करने का एक और उदाहरण नहीं था? योग्यतम की उत्तरजीविता वगैरह वगैरह की बकवास करते हुए लियोनेल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके माता पिता ने उसके साथ ऐसा करने वालों को सजा दी है या नहीं, और न ही उसे इसकी परवाह थी। अगर उन्होंने दी भी होती तो भी उसका गुस्सा कम नहीं होता, क्योंकि उसकी जड़ें उससे कहीं ज्यादा गहरी थीं। और फिर भी इस नकाबपोश कमीने ने, जो कहीं से भी आया था, उस खुले जख्म को कुरेदने की सोची ही थी। लबादा ओढ़े उस व्यक्ति का चेहरा देखना मुश्किल था, लेकिन लियोनेल उसकी मुस्कान को एक चौड़ी मुस्कान में बदलते हुए महसूस कर सकता था। उसकी छाती फूली हुई थी, उसकी निगाहें उपहास से भरी हुई थीं, उसकी घृणा इतनी साफ दिखाई दे रही थी कि वह हवा में एक दुर्गंध की तरह तैर रही थी। मैंने कहा था, छोड़ो इसे, बस मर जाओ, लियोनेल ने ठंडे स्वर में कहा। लियोनेल के हाथों में एक विशाल स्नाइपर राइफल दिखाई दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक चमकदार सुनहरी रोशनी हवा में फैल गई। लबादा पहने व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने का भी मौका नहीं मिला। इससे पहले कि उसका सिर फटकर नष्ट हो गया,
उसकी सिरविहीन लाश आगे पीछे लड़खड़ाती रही, फिर अपना संतुलन बनाए रखने में असफल रही और जमीन पर गिर पड़ी। अब और नहीं। मुख्य व्यक्ति के आसपास खड़े लबादाधारी लोग स्तब्ध रह गए। हालांकि उसका मुंह बड़ा था, फिर भी वह टियर 4 विशेषज्ञ था। ये समझना जरूरी था कि सभी टियर 4 विशेषज्ञ एक जैसी ताकतवर नहीं थे। जैसे लियोनेल टियर 1 में मजबूती से कदम न रखने के बावजूद उनसे आसानी से मुकाबला कर सकता था, वैसे ही कई टियर 4 विशेषज्ञ मिस्टी वुड्स के प्रमुख से भी ज्यादा ताकतवर थे। सच तो ये था कि धुंधले जंगल के मुखिया की एक बड़ी कमजोरी थी। ऐसी शक्ति दिखाने के लिए उसे प्रार्थना की अवस्था में होना जरूरी था। हालांकि जिस लबादाधारी आदमी को लियोनेल ने अभी अभी मारा था, वह बिना किसी देवी देवता पर निर्भर हुए भी वही शक्ति दिखा सकता था। और फिर भी यूं ही उसकी हत्या कर दी गई। इससे भी बदतर बात यह थी कि वे लियोनेल से लगभग आधा किलोमीटर दूर खड़े थे। उन्होंने सोचा था कि वे उसकी जांच करेंगे कि क्या वह सचमुच उस हमले को दोबारा कर सकता है या नहीं। लेकिन नतीजा बेहद विनाशकारी था। पलक झपकते ही उनमें से एक मारा गया। लियोनेल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी। तीसरे आयाम की धरती पर भी किसी स्नाइपर के 500 मीटर के दायरे में खड़ा होना मौत की सजा थी। आज के लियोनेल के लिए बचने के लिए उन्हें 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर खड़ा होना पड़ता था। लियोनेल इस युद्धक्षेत्र का उपयोग युद्धक्षेत्र का कुछ अनुभव प्राप्त करने और शायद खुद को थोड़ा निखारने के अवसर के रूप में करना चाहता था। ये बात लगभग स्पष्ट थी कि वह इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसने न तो अपने कांस्य रून्स को सक्रिय किया था और न ही अपने भाले के क्षेत्र को। वह एक लकड़ी के भाले का इस्तेमाल कर रहा था और शुरू में तो वह उन भाला तकनीकों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता था जो उसने पहले सीखी थी। दुर्भाग्य से उसकी लापरवाही ने उसे लगभग कष्ट में डाल दिया। बेशक ईश्वर की मुहर के निशाने पर आने के बारे में वह कुछ खास नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा आ गया। फिर ये लबादेधारी आकृतियां जो जाहिर तौर पर मिल्की वे गिल्ड द्वारा भेजे गए छिपे हुए विशेषज्ञ थे, उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला गईं। जाहिर है ये वो युद्धक्षेत्र नहीं था जहां उसे अभ्यास करना था। ऐसे में बेहतर होगा कि वह पहले जितनी जल्दी हो सके ये सब खत्म कर दे। बैरल के हल्के से हिलने से लियोनेल की स्नाइपर राइफल फिर से चलने लगी। यह ऐसा नज़ारा था जैसा आसपास के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही यह चालू हुआ, बैरल से एक खूबसूरत सुनहरी रोशनी निकलने लगी जो सीधे उस पर उकेरे गए फोर्स आर्ट्स के पैटर्न का अनुसरण करती थी। हालांकि इससे पहले कि रोशनी अंत तक पहुंच पाती, राइफल की बैरल के सामने कीमती धातुओं की कई डिस्क दिखाई देने लगीं, जिनमें से प्रत्येक में एक हल्का सा घुमाव था। टकराना। जैसे ही राइफल से गोली चली, प्रकाश बाहर निकल आया और इन मनराती हुई सोने की डिस्कों से होकर गुजरने लगा। अगर गौर से देखा जाए तो हर डिस्क से गुजरने के साथ प्रकाश की किरण और भी सघन और तेज होती गई। आखिरी डिस्क से बाहर निकलते निकलते उसकी गति इतनी तेज हो गई थी कि उस पर प्रतिक्रिया करना लगभग नामुमकिन था। पलक झपकते ही एक और सिर फट गया। दौड़ना। बाकी लबादाधारी अब और वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे और उनके दिलों में डर समा गया था। लेकिन अब भागने से क्या होगा? लियोनेल ने बड़ी ही सटीकता से उन सभी को एक के बाद एक मार गिराया। आखिरी वाला लियोनेल की तेज रफ्तार के बावजूद 7 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जा गिरा था, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह वैसे ही गिर पड़ा। लियोनेल ने तीनों संगठनों की सेना के बिखरे अवशेषों पर नजर डाली। क्या तुम सब भाग जाओगे, या तुम भी चाहोगे कि मैं तुम्हें मार डालूं? सेना जो पहले ही बिखर चुकी थी, को ये बात दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के वे सब दौड़ पड़े और उसी मंच पर लौट आए जहां से वे पहले ग्रह पर उतरे थे। वे जगह पाने के लिए आपस में झगड़ते और धक्का मुक्की करते रहे, क्योंकि वे सबसे पहले निकलने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार उन्हें पूरी तरह से खाली होने में जरूरत से कहीं ज्यादा समय लग गया। लियोनेल की नजर उनकी पीठ पर ऐसे पड़ी जैसे कोई फसल काटने वाला उन पर दरांती से वार कर रहा हो। किसी ने भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वे आगे की ओर दौड़े, एक पल भी रुकने को तैयार नहीं। कुछ ही क्षणों बाद युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। तभी लियोनेल की पीठ पर कई जोड़ी आंखें थीं, जो लावा के फूटने के दृश्य को देखते हुए बिल्कुल हास्यास्पद लग रही थीं। फिर भी लियोनेल इन सबसे कहीं ज्यादा आकर्षक लग रहा था। अफेस्ट्स ने अपने खंजर कस लिए। रेलियन के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही कहानी कह रहा था। जहां तक सेल की बात है तो उसने जटिल भावनाओं का एक तूफान महसूस किया। सिर्फ 2 साल पहले वो इतनी ताकतवर थी कि लियोनेल पर भी मेहरबान हो सकती थी।
लेकिन अब उनके बीच का अंतर इतना ज्यादा हो गया था कि उसे लगभग शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। क्या इतने बड़े परिवार में पैदा होने का यही फायदा था? भले ही लियोनेल को उनके संसाधनों का कोई फायदा न मिला हो, क्या सिर्फ उनके जीन का एक अंश होना ही उन दोनों के बीच इतने बड़े अंतर की वजह था? दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया का यही तरीका है। लियोनेल ने हल्की खांसी की, उसके मुंह से काले कोहरे का एक और गुबार निकला। सौभाग्य से उसके स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश कारक की निष्क्रिय उपचार क्षमता बढ़ गई थी। दुर्भाग्य से उसके स्कारलेट स्टार फोर्स की परेशानी पैदा करने की क्षमता भी बढ़ गई थी। लियोनेल ने ग्रैंड हील का इस्तेमाल करने की जहमत भी नहीं उठाई। वह जानता था कि उसके मौजूदा स्तर पर यह बिल्कुल बेमानी है। इससे उसके लिए अभी कागज का कटा हुआ घाव भी ठीक नहीं होगा, उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली मंत्रों पर शोध करना होगा। सौभाग्य से देवी एवरग्रीन से हुई मुलाकात ने उसे कुछ उपाय बताए थे। आखिरकार लियोनेल ने आसमान की ओर देखा, उसकी नजरें सिकुड़ गईं। बिना पीछे देखे वह बोला, मुझे यकीन है कि आप सब समझने लायक समझदार हैं। आज के बाद वैलिएंट हॉट माउंटेन का अस्तित्व नहीं रहेगा। आपकी सुरक्षा के लिए मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी इस बारे में जिद नहीं करेगा। सारा दोष उसका। ये शब्द सुनकर सैल का दिल बैठ गया। उसी पल उसे सब कुछ समझ आ गया। उसे समझ आ गया कि लियोनेल ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही उससे माफी क्यों मांगी थी। उसने शुरू से ही यही शब्द कहने की योजना बनाई थी। यही उसका लक्ष्य था। तू सैल की आवाज कांप उठी। उसने बहुत कोशिश की थी, अपना सब कुछ उस संस्था को बचाए रखने के लिए जिसमें वह पैदा हुई थी, दे दिया था। वह वैलिएंट हॉट और अपने मालिक के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार थी। उसने जी जान से मेहनत की थी, खुद को खंगाला था, जी जान से मेहनत की थी ताकि उसे अपने जीवनकाल में कभी भी इस संस्था को टूटते हुए न देखना पड़े। उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि उसने अपनी ट्रेनिंग को नजरअंदाज कर दिया। वह राजनीति में इतनी उलझ गई थी कि अपनी ताकत बढ़ाना भूल गई। नतीजा ये हुआ कि वह फेस्ट से हार गई और यह सच्चाई उससे और भी दूर होती चली गई। उसके बाद उसने खुद को फिर से तैयार किया और सिर्फ एक बड़ी मुट्ठी पाने की खातिर राजनीति को लगभग पूरी तरह से भूल गई। दरअसल अब तक वह आखिरकार अर्ध पांचवें आयाम में कदम रख चुकी थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस आयामीय पद्य क्षेत्र में जन्मे लोगों को इस सफलता को हासिल करने में अक्सर दशकों लग जाते थे, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। लेकिन एक बार फिर यह सब निरर्थक था। अब उसे बताया जा रहा था कि जिस घर को बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ झोंक दिया था, वह नष्ट हो चुका है। और यह सब उस युवक के हाथों होगा जिसे वह यहां लेकर आई थी। संग, क्रोध, अनिच्छा, ये सब भावनाएं उसके भीतर उमड़ पड़ीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोना चाहिए, चीखना चाहिए या लियोनेल पर मनचाहे श्राप बरसाने चाहिए। वह चाहती थी कि लियोनेल उसकी नजरों से ओझल हो जाए और साथ ही किसी तरह वैलिएंट हॉट को उसके द्वारा पहुंचाए गए सारे नुकसान का बदला भी चुकाए। इस सब का नतीजा ये हुआ कि उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच ली कि उसकी हथेली पर जमा खून भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी त्वचा और भी लाल हो गई हो। उसकी भावनाएं धीरे धीरे बेकाबू होती जा रही थीं। इस दौरान लियोनेल ने उसकी ओर देखा तक नहीं, मानो उसे इसकी परवाह ही न हो। जैसे ही सैल टूटने ही वाली थी, उसने पाया कि एक झुर्रीदार हाथ अचानक उसके कंधे पर आ गया। जब सैल ने अचानक से उसकी तरफ देखा तो वह ये देखकर दंग रह गई कि वह असल में उसका मालिक था। लियोनेल को ये पहचानने में बस एक पल लगा कि यह बूढ़ा आदमी उन 4 रहस्यमय विशेषज्ञों में से एक है जो उस दिन उन सभी के साथ बाहर गए थे। उसकी आभा बहुत कमजोर लग रही थी, मानो उसे कुछ समय पहले ही चोट लगी हो। हालांकि यह अभी भी टियर 4 के किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही मजबूत थी जिससे लियोनेल कभी मिला था। इससे लियोनेल को लगा कि वह वास्तव में टियर 5 या शायद टियर 6 का ही रहा होगा, शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। लियोनेल के दिमाग में तुरंत एक विचार कौंधा। केस 793, शिक्षक इंसान, घोर लापरवाही के दोषी। हमारे कट्टर दुश्मन ओरिक्स जनजाति के विरुद्ध एक अभियान में उनके निर्णयों के कारण हमारे बहादुर हृदय पर्वत के 14 प्रतिभाशाली लोग मारे गए। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति सैल लियर्स को रिश्वत देकर चुप करा दिया गया और उसे अकल्पनीय अपमान सहना पड़ा। ये वही शब्द थे जो रेयान ने उस समय कहे थे। जाहिर है इंसान सिर्फ एक शिक्षक से कहीं बढ़कर था। इसके अलावा सैल को एकमात्र जीवित रहने देने के लिए उसने जो कीमत चुकाई थी वह जरा भी कम नहीं थी। वह बूढ़ा आदमी लगभग मृत्युशैया पर था। इसके अलावा लियोनेल को लग रहा था कि वे 14 प्रतिभाशाली लोग भी कोई मामूली प्रतिभाशाली नहीं थे।
अगर वे इंसान के साथ किसी मिशन पर जा पाते तो शायद वे प्रतिभा के मामले में रेलियन से भी आगे निकल जाते। तो सवाल ये था कि सेल वहां क्यों थी? बेशक ये सब सिर्फ अटकलें थीं। लियोनेल को इन बातों का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। शुक्रिया, इंसान ने हल्के से कहा। आज के बाद वैलिएंट हॉट माउंटेन नहीं रहेगा। लेकिन बस बहुत हो गया, सेल। अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही। अगर तुम चाहती हो कि वैलिएंट हॉट एक दिन फिर से जिंदा हो जाए, तो तुम्हें बस इतना मजबूत होना होगा कि कोई तुम्हें रोकने की हिम्मत न कर सके। सायल ने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन बस एक सिसकी ही निकली। आखिरकार वह खुद को और नहीं रोक पाए और अपने मालिक की बाहों में समा गई। यह मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। इंसान ने सेल के बालों को सहलाते हुए आह भरी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये हम बूढ़ों की गलती है। हमने अपनी धार खोद दी और अपने दुश्मनों को हमें तब तक खाने दिया जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। इंसान जानती थी कि सेल कैसा महसूस कर रही है। उसे लगता था कि उसकी मदद के लिए उसने जो भी कोशिश की, उसका नतीजा सिर्फ तबाही में ही निकला। इंसान को तो ये भी लग रहा था कि अगर वह अतीत के बोझ तले दबी न होती, तो वह बहुत पहले ही 5वें आयाम में पहुंच चुकी होती। रेलियन और एफेस्ट की तो बात ही छोड़िए, सेल शायद वैलिएंट हॉट माउंटेन की अब तक की सबसे प्रतिभाशाली शिष्या थी, जिसमें उनका संस्थापक भी शामिल था, जिसने मोरालेस परिवार के एक उत्तराधिकारी का पक्ष जीतने में कामयाबी हासिल की थी। उस समय साइल बहुत ज्यादा उत्सुक थी, किसी भी कदम को छोड़कर तेजी से और ज्यादा ताकतवर बनना चाहती थी। आखिरकार वह एक ऐसे मिशन में घुस गई जिसमें उसका कोई हिस्सा नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उसके 14 सीनियर मारे गए और उसका अपना मालिक भी बुरी तरह घायल हो गया, जिससे उसकी जान जाने का खतरा था। बेशक इंसान ने उसे कई बार समझाया था कि यह उसकी गलती नहीं थी। अगर वह वहां न भी होती तो भी हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा होती। यह उसकी गलती थी, उसकी नहीं, जिससे ये सब हुआ। लेकिन छोटी बच्ची पहले ही अपने अपराधबोध को अपने अंदर समाहित कर चुकी थी, और अब उसे लग रहा था जैसे उसने फिर से वही कर दिया हो। लियोनेल की ओर इशारा करना मुश्किल नहीं था कि अब वे टूट जाएंगे। वह, अगर कारण नहीं तो कम से कम उत्प्रेरक तो था ही। उसके बिना शायद वे कुछ और सदियों तक जिंदा रह सकते थे और सब कुछ बदलने का मौका पा सकते थे। लेकिन उसके आते ही उनका अंत हो गया। ये फिर से उसकी गलती थी। यह उसकी गलती थी कि वैलिएंट हॉट ने 14 प्रतिभाओं को खो दिया, जो उनके लिए चीजों को बदलने का मौका थे। यह उसकी गलती थी कि वैलिएंट हॉट का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ इतनी बुरी तरह घायल हो गया था कि अब उनसे कोई डर नहीं रहा। यह उसकी गलती थी कि लियोनेल यहां आने और उनके विनाश को तेज करने में सक्षम था। ये सब उसकी गलती थी, सब उसकी गलती थी। अप्रत्याशित आवाज। लियोनेल ने मन ही मन आह भरी। ऐसा करने का उसका मन तो नहीं था, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। जिस क्षण उसने ओरिक्स का पक्ष लेने का फैसला किया, वैलिएंट हॉट का भाग्य पहले ही तय हो चुका था। वह खुद को सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। क्या वह उन लोगों से बहुत अलग था जिनसे वह इतनी नफरत करता था? उसने वैलिएंट हॉट की बजाय ओरिक्स को क्यों चुना? क्या इसलिए नहीं कि उसे लगा कि उनकी प्रतिभा ज्यादा बेहतर है? हाइपर इवोल्यूशन की अपनी अवस्था में उनके पास ऐसे राक्षस बनने का भी मौका था जो इस आयाम से कहीं ज्यादा ऊंचे आयामों की प्रतिभाओं को टक्कर दे सकें। इसी वजह से लियोनेल को लगा कि अगर वह किसी समूह में निवेश करने वाला है, तो ओरिक्स सबसे अच्छा होगा। अब वह स्वयं से कह सकता था कि वह ये सब केवल आवश्यकता के कारण कर रहा था, तथा अपने लक्ष्य पूरा करने के बाद वह सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। लेकिन क्या वास्तव में चीजें उस तरह से होंगी? इतिहास निरंकुश सत्ता के निरंकुश भ्रष्ट होने की कहानियां कहता रहा है। लियोनेल खुद को एक आदर्श इंसान नहीं मानता था, और चाहे वह कितना भी तार्किक क्यों न हो, वह अक्सर खुद को अपने अस्तित्व के उस पहलू से जूझता हुआ पाता था। लियोनेल को अक्सर लगता था कि वह अपनी नैतिकता पर इतना ज्यादा निर्भर इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि अगर वह अंत तक अच्छे इंसान के आदर्श का पालन नहीं करता, तो वह खुद को अपने भीतर के उस अंधकार के हवाले कर देगा। लियोनेल ने हमेशा कहा था कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी जान गंवाने का डर नहीं है जिसे दूसरे लोग बेकार समझते हैं। उसे डर उस दिन का था जब वह खुद को ये यकीन दिलाएगा कि उसकी जान दूसरों से ज्यादा कीमती है। अगर वह दिन कभी आया, तो वह भी उस राक्षस से डरता था जो वह बन जाएगा। हालांकि इन सब के बारे में सोचने और जागरूक होने के बावजूद एक कारण था कि लियोनेल ने खुद को पाखंडी नहीं कहा, कम से कम पूरी तरह से नहीं। वैलिएंट हॉट ने कभी भी अपनी मदद नहीं करना चाहा था। लियोनेल ने इस संगठन के साथ जो समय बिताया, उस दौरान वे हमेशा प्रगति के खिलाफ संघर्ष करते रहे,
हमेशा एक ऐसे भय से ग्रस्त रहे जिसने न केवल उन्हें आगे बढ़ने से रोका बल्कि उन्हें पीछे हटने पर भी मजबूर किया। ये जानते हुए भी कि वह मोरालेस परिवार का सदस्य था, एक बार फिर आसमान में उड़ने के इस अवसर का लाभ उठाने के बजाय वे इससे डर गए, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि लियोनेल पर अपनी आशाएं लगाने से क्या परिणाम हो सकते हैं। ये ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें लियोनेल अपने संरक्षण में ले सके, कम से कम उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए तो बिल्कुल नहीं। जब तक वे अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक वे यहीं तक सीमित रहेंगे। लियोनेल जानता था कि उसे एक बहुत ही बारीक रेखा पर चलना है। वह मानता था कि इस दुनिया में सफल होने के लिए प्रतिभा जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी मानता था कि प्रतिभा किसी व्यक्ति को दूसरे से ज्यादा मूल्यवान नहीं बनाती। अगर वह ऐसे आदर्शों पर अड़ा रहना चाहता तो उसे अपना दिमाग सीधा रखना मुश्किल होता। अच्छी खबर यह थी कि उसे एक सुनहरा मौका मिला था। उसके पास लिटिल ब्लैक स्टार की शक्तियां चुराने की क्षमता थी और उसके पास चेतना को मिटाने वाली चांदी की गोली भी थी। खजानों का यह मेल इस नैतिक दुविधा से निपटने के लिए लगभग एकदम सही था, लेकिन इसने लियोनेल को यह भी एहसास दिलाया कि जिस चीज को वह जिंदगी कहता है उसमें कितनी किस्मत शामिल है। उन्होंने वैलिएंट हॉर्ट के लिए वो सब कुछ कर दिया था जो वो कर सकते थे। अब जो कुछ बचा था वो उन पर निर्भर था। युवा उत्तराधिकारी इंसन ने एक बार फिर लियोनेल को पुकारा, साथ ही सेल को दिलासा देने की कोशिश करते हुए, कृपया खंभे अपने साथ ले जाए। वे शुरू से ही मोरालेस परिवार की धरोहर थे और हम अब उनकी रक्षा करने की स्थिति में नहीं हैं। लियोनेल, जो अभी भी समूह से दूर मुंह करके ऊपर की हवा पर नजर रख रहा था, भौचक्का हो गया। वो खंभे, इनमें जोन को हमेशा के लिए बंद होने से रोकने की क्षमता थी, जिससे उन्हें बार बार प्रशिक्षण मैदान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। ये उपकरणों का एक मूल्यवान सेट था, खासकर अगर आप इन्हें किसी ऐसे वेरिएंट जोन पर इस्तेमाल कर पाते जो शुरुआत में ही खजाने देने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि वर्तमान लियोनेल को ये बात अच्छी लगी। वे बेकार थे। लियोनेल का स्वप्न दृश्य अचानक सामने आ गया। खैर, असल में पूरी तरह से बेकार नहीं। जादूगरी कला के जिस नए रास्ते के बारे में वह अभी सोच रहा था, उसके साथ ये खंभे एक मूल्यवान संपत्ति साबित होंगे और शायद उसे एक बेहद शक्तिशाली पृथ्वी अंतरिक्ष तत्व कला बनाने में भी मदद करेंगे। हालांकि लियोनेल निराश हुए बिना नहीं रह सका। इंसान द्वारा मुझे ये खंभे देने की कोशिश से यह जाहिर हो गया कि उसने सचमुच हार मान ली थी। शायद इस बात के लिए उसे आंकना मेरी गलती है। वह कई दशकों से चोटिल है और शायद उसे लगता है कि अब उसकी उम्र आ गई है और आगे बढ़ने या अपनी मूल ऊंचाई पर वापस आने का कोई मौका नहीं है। इस फैसले के लिए उसे दोषी ठहराना क्रूरता है। लियोनेल ने तुरंत कोई जवाब दिए बिना गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया। मैं उन्हें आपके लिए संभाल कर रखूंगा। अगर भविष्य में वैलिएंट हॉर्ट का कोई भी सदस्य ये निर्णय लेता है कि वह तैयार है, तो वह मुझे ढूंढने आ सकता है। इंसान की आंखों में कृतज्ञता की एक चमक आ गई, लेकिन जब उसने अपनी बाहों में जकड़ी उस छोटी लड़की को देखा तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। वह अभी अभी अपने दिल पर पड़े पिछले साए को हटाना शुरू कर रही थी, जिससे अंततः उसे आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई। क्या वह कभी इस साए से छुटकारा पा सकेगी? सब लोग, आपने ठीक सुना। यह अब हमारा घर नहीं है। आपके पास अपना सामान पैक करने के लिए आधा घंटा है। आपकी सेवा के लिए अंतिम धन्यवाद स्वरूप संगठन आप सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगा। जाओ। भारी मन से वैलिएंट हॉर्ट के छात्रों ने उनके आदेशों का पालन किया। जो लोग अपनी जान जोखिम में होने के बावजूद इतने लंबे समय तक रुके रहे, वे शुरू से ही वैलिएंट हॉर्ट के सबसे वफादार सदस्य थे। ये स्पष्ट था कि उनमें से कोई भी तैयार नहीं था। मुझे लगता है कि वे अब हमला नहीं करेंगे, लियोनेल ने निष्कर्ष निकाला। जैसे ही लियोनेल लावा के प्रवाह को रोकने और खंभे को अपनी पीठ तक खोदने के लिए आगे बढ़ने वाला था, उसने एक अप्रत्याशित आवाज सुनी। तुमने जो किया है उसका सामना करने के लिए बहुत कायरतापूर्ण हो, है ना? निर्णायक। लियोनेल को अपेशस की आवाज पहचानने के लिए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बेशक लियोनेल जानता था कि एफेस्ट ये शब्द क्यों कह रहा था। लियोनेल ने शुरू से आखिर तक पीछे मुड़कर नहीं देखा था, इसलिए यह अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि वह दोषी महसूस कर रहा था। फिर भी ये जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि एफेस्ट ही उससे बात करने आया था। लियोनेल को जो समझ आ रहा था उससे पता चलता था कि बाकी सब लोग पहले ही पहाड़ पर चढ़ चुके थे, यहाँ कोई और सुरक्षा पंक्ति भी नहीं थी। ये साफ था कि इंसान ने लियोनेल पर भरोसा किया था कि जब वे वहां से निकलेंगे तब वह उनकी रक्षा करेगा। लेकिन एफेस्ट को इस तथाकथित निकासी की कोई परवाह नहीं थी। कायरतापूर्ण नहीं, दोषी।
मुझे लगता है आप इस पर बहस कर सकते हैं, लियोनेल ने जवाब दिया। अफेस्ट्स ने नाक भान सिकोड़ी। अर्थशास्त्र। तुम्हारे जैसे मांसपेशी या मस्तिष्क के लिए यह बहुत बड़ा शब्द है। अफेस्ट्स के होंठ फड़क गए। क्या इस कमीने को अपराधबोध नहीं होना चाहिए था? इसे इस तरह बकबक करने वाला चेहरा कहाँ से मिला? इसके अलावा अब लियोनेल को देखकर, भले ही वह उसके कपड़ों के नीचे छिपा हुआ था, अफेस्ट समझ गया कि किसी तरह ये बदमाश उससे भी बेहतर शरीर लेकर वापस आया है। तो वह मांसपेशी मस्तिष्क आखिर कौन था? उद्धरण चिन्ह ... क्या आप हमारे लिए खंभे रखने के बारे में गंभीर थे? हाँ, जो भी तैयार महसूस करे वह आकर मुझसे ले सकता है। भले ही मैं आपकी इस बात से असहमत हूं। शुरू से ही यह मेरा नहीं है। मैं इस पर कोई रोक नहीं लगाऊंगा कि आप में से कौन इसे ले सकता है। सच कहूं तो अभी यह मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। या यूं कहें कि यह थोड़े समय के लिए तो उपयोगी होगा, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। तो आप बस अपने हाथ साफ करने जा रहे हैं। हम। क्या आपको नहीं लगता कि आप पर कुछ जिम्मेदारी है? लियोनेल ने सिर हिलाया और आह भरी आखिरकार अफेस्ट्स की ओर देखा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उस बदमिजाज युवक की आंखें लाल थीं। वह आंसुओं और गुस्से के बीच फंसा हुआ लग रहा था, हालांकि पहले उसकी आवाज बहुत शांत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अफेस्ट्स लियोनेल को जिंदा ही खा जाएगा। कौन जाने, शायद उसकी क्षमता काम कर जाए और उसे लियोनेल की क्षमता भी मिल जाए। अगर वह वो कर सकता था जो वह और रेलियन हमेशा से करना चाहते थे, तो उसे नरभक्षी बनने की भी परवाह नहीं थी। फिर भी वह हिला तक नहीं। वह जानता था कि 2 साल पहले तो वह लियोनेल से मुकाबला नहीं कर सकता था, आज तो और भी। वह तो बस खुद को मौत के मुंह में धकेल रहा था। सेल के उलट, उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। रेलियन इतना घमंडी था कि लियोनेल से कुछ भी नहीं मांगता था। लेकिन रेलियन का दाहिना हाथ होने के नाते वह हर उस चीज को ढूंढने के लिए तरसता रहता था जो उसे लगता था कि उसके भाई को ऊपर पहुंचने में मदद कर सकती है। लियोनेल बहुत देर तक अफेस्ट्स की आंखों में देखता रहा। अफेस्ट से निकल रही पाश्विक आभा के बावजूद वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। क्या तुम ही अब बहुत डरपोक नहीं हो गए हो? लियोनेल बोला। क्यों गोलमोल बातें कर रहे हो? जो कहना है कह दो। इसमें डरने की क्या बात है? अफेस्ट का जबड़ा कस गया। अगर किसी की निगाह से कत्ल हो सकता तो लियोनेल शायद 10 बार मर चुका होता। उद्धरण चिन्ह ... हमारे लिए अपने दम पर आगे बढ़ना नामुमकिन है। हमें हमेशा वैलिएंट हॉट के शिष्यों का ही ठप्पा लगा रहेगा। बाकी छात्र तो ठीक रहेंगे, लेकिन सेल, मैं और रेलियन जैसे लोग इतने मशहूर हैं कि हम उस ठप्पे से कभी नहीं बच पाएंगे। कोई भी हमें अपने संगठन में शामिल नहीं होने देगा और यही हमारी अच्छी बात है। ज्यादा संभावना तो यही है कि वे हमें अपनी चापलूसी के लिए इन तीनों संगठनों या मिल्की वे गिल्ड में शामिल होने का प्रस्ताव दे दें। बात को घुमा फिराकर टालना बंद करो, लियोनेल ने दोहराया। इस समय अफेसिस की आंखें आग उगल रही थीं। जिम्मेदारी लो, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे और तुम्हारे उत्तराधिकार युद्धों में भी मदद करेंगे। हमें बस संसाधन चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे। अगर हमें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो हम कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम उन स्तंभों को वापस ले जा सकें। अफेस्ट्स को उम्मीद थी कि लियोनेल एक पल रुककर इस बारे में सोचेगा। आखिरकार भले ही वे लियोनेल की बराबरी न कर पाएं, फिर भी वे महान प्रतिभावान तो थे ही, है ना? सेल और रेलियन को नजरअंदाज करते हुए भी वह खुद उस जानवर की क्षमता से सीमित था जिसे उसे खाने का मौका मिला था। एफेस्ट्स को स्वेलोवर एबिलिटी इंडेक्स में रखा गया था, जिसे 5 चरणों में विभाजित किया गया था। गति, कुशल, ब्लैक बॉडी, चोरी और आयामी आंत। गति की वजह से व्यक्ति असंभव गति से भोजन पचा सकता था। ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा खर्च कर सकता था और इस तरह कहीं अधिक तेजी से स्वस्थ भी हो सकता था। कुशलता से व्यक्ति को न केवल गति की क्षमता प्राप्त होती थी, बल्कि वह कम अपव्यय के साथ भोजन भी कर सकता था। ब्लैक बॉडी से व्यक्ति अपने भोजन की 100% ऊर्जा का उपभोग कर सकता था और उसे सीधे शक्ति में भी परिवर्तित कर सकता था। इसे कुशलता का शिखर माना जा सकता है। अंत में चोरी थी। भोजन को सीधे शक्ति में बदलने का अगला चरण था, उनके भोजन से मिली उन शक्तियों को छीनना जो उनके जीवित रहते हुए थी। हमेशा की तरह 5वां आयामी आंत विद्वानों के लिए आरक्षित था। ऐसे अस्तित्व व्यावहारिक रूप से मानव रूप में शून्य जानवर थे। वे जो कुछ भी निगलते थे वह अब जीवित होना जरूरी नहीं था और कुछ तो एक ही निवाले में पूरी दुनिया को भी पचा सकते थे। इससे एफेस्ट्स की प्रतिभा साफ जाहिर हो गई। वह असल में चोरी के चौथे स्तर पर था।
यहां तक कि रेलियन भी अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता सूचकांक के सिर्फ तीसरे चरण पर था। बेशक जब अफेस्ट चौथे आयाम के जानवरों को निगल रहा था तब भी यही हुआ था। लेकिन कौन कह सकता था कि वह पांचवें आयाम के जानवरों के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता था। आखिरकार उसे कोशिश करने का कभी मौका ही नहीं मिला था। इसका मतलब सिर्फ यही था कि अफेस्ट को लगा कि लियोनेल कम से कम इस बारे में तो सोचेगा। लेकिन लियोनेल ने अपने जवाब में जरा भी संकोच नहीं किया। न सिर्फ उसने जरा भी संकोच नहीं किया, बल्कि उसका जवाब तीखा तीखा और तीखा था और उसमें खंडन की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये सुनकर अफेस्ट असमंजस में फंस गया, ये भी भूल गया कि उसे क्रोधित होना चाहिए था। उसे लगभग यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है, जबकि वह लियोनेल से अपनी बात दोहराने के लिए कहने के इतने करीब था। बिल्कुल नहीं, मैं अपने लोगों में हत्यारों को स्वीकार नहीं करूंगा। जहां तक मेरा सवाल है, तुम मौत के लायक हो। सौदा। लियोनेल इन लोगों को समझ नहीं पाया। क्या वे बस यही चाहते थे कि वह भूल जाए? उन 3 शिष्यों का क्या हुआ जिन्हें उसने पेड़ से लटका दिया था? उन शिष्यों का क्या हुआ जो उसके दोषपूर्ण उत्पादों का परीक्षण करते हुए मर गए थे? क्या उसे बस इस तथ्य को नजरअंदाज कर देना चाहिए था कि ऐसा कभी हुआ था? दरअसल शायद यही तथ्य कि वह फेस्ट्स और रेलियन को जहां वे खड़े थे वहां नहीं काट रहा था, उन पीड़ितों को नाकाम कर रहा था। अफेस्ट्स ने पलकें झपकाईं और सिर हिलाया, इससे पहले कि उसे ठीक से समझ आता कि अभी क्या हुआ था। लियोनेल की आवाज में गुस्सा ठंडक की एक परत के नीचे छिपा था और उसे सुनते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके कानों में घंटी बज रही हो। अफेस्ट्स को यह नहीं पता था कि यह लियोनेल की राजा की शक्ति थी जो बाहर निकल रही थी। अगर लियोनेल ने अपने कामों में थोड़ी और सावधानी बरती होती तो अफेस्ट्स का सिर सिर्फ उसके शब्दों से ही फट सकता था। इस समय लियोनेल की आवाज में इतनी जोरदार आवाज थी कि वह अपनी इच्छा को लगभग साकार कर सकता था। चूंकि एफेस्ट्स उससे एक आयाम नीचे था, इसलिए उसे प्रतिरोध करने का मौका भी नहीं मिलता जब तक कि उसका शरीर लियोनेल की इच्छा को सुन न ले, मानो ये घटनाएं कोई कहानी हो और एफेस्ट्स कोई पात्र हो जिसे लियोनेल लिख रहा हो। यह आयामों के बीच अंतर था। लियोनेल जैसी प्रतिभा ऊपर से लड़ने के लिए अपने वंश पर भरोसा कर सकती थी, लेकिन जब लियोनेल जैसी प्रतिभा एफेस्ट जैसी कमतर प्रतिभा से ऊपर थी, तो आयामों के बीच का असली अंतर दिन की तरह साफ था। वर्तमान लियोनेल अफेस्ट के लिए मानो भगवान था। वह लियोनेल के एक विचार के आगे मर सकता था। अफेस्ट को आखिरकार अपनी स्थिति संभालने में काफी वक्त लगा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका आईक्यू कई पॉइंट गिर गया हो, मानो उसका दिमाग गल गया हो। वह पूरी तरह भूल गया था कि उसे गुस्सा होना चाहिए था। जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो उसने पाया कि लियोनेल अभी भी भावशून्य होकर उसे देख रहा था। लेकिन उस पल उसके दिल में एक गहरा डर घर कर गया था जो मानो किसी अमूर्त चीज से जन्म लेकर उसकी वास्तविकता का एक भारी प्रतिरूप बन गया था। मैं अफेस्ट्स ने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... वे मरे नहीं हैं, हमने उन्हें बस भेज दिया। शिष्य के तौर पर उनमें वैसे भी ज्यादा हुनर नहीं था, इसलिए हमने बस कुछ नाटक रचे, उन्हें कुछ पैसे दिए और उन्हें भेज दिया ताकि वे अपनी बाकी जिंदगी का आनंद ले सकें। जैसे ही एफेस्तुस ने ये शब्द कहना समाप्त किया, वह अचानक भड़क उठा। भाड़ में जाओ तुम। एफेस्ट ने अपनी उग्र धार वापस पा ली, उसके नुकीले दांत फैल गए और उसकी पुतलियां पतली हो गईं। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह लियोनेल के दबाव में आ गया है। उसका जवाब एक पकड़ने वाला पल होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वह कमजोर निकला, मानो वह लियोनेल से अपनी दुर्दशा समझने की विनती कर रहा हो। वह कैसे न उबलता। इंसान ने उन्हें अपनी बदनामी करने की इजाजत तो दी होगी, लेकिन वह उन्हें अपने शिष्यों की हत्या करने की इजाजत कभी नहीं देता। इसके प्रमाण के लिए बस ये देखना होगा कि उन सीनियर्स के साथ क्या हुआ जिन्होंने लियोनेल, आयना और दूसरे नए छात्रों को अयस्क खदानों में घुसने से रोकने की कोशिश की थी। अपने कनिष्ठों की संभावित मौत का कारण बनने वाले उन वरिष्ठों को शीघ्रतापूर्वक, कठोर और बिना किसी दया के दंडित किया गया था। वैलिएंट हॉट के वरिष्ठों ने उस समय ऐसी प्रतिक्रिया कैसे दी होगी, लेकिन अचानक उन्होंने रेलियन को अपनी इच्छानुसार कार्य करने दिया। बेशक रेलियन प्रतिभाशाली था, इसलिए कोई सोच सकता था कि उसे थोड़ी ज्यादा छूट मिलेगी। लेकिन घायल अवस्था में भी इंसान वैलिएंट हॉट माउंटेन का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, खासकर उस शिष्य के साथ जो उसके नाम पर कलंक लगा रहा था। ओह, तो बात ऐसी ही है। लियोनेल का ठंडापन गायब हो गया और वह हल्के से मुस्कुराया। क्या तुमने फिर भी मुझे मारने की कोशिश नहीं की? इसे माफ करना मुश्किल है। भाड़ में जाओ। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे पैरों पर गिरूंगी? मर जाऊंगी।
अफेस्ट्स ने जितनी तेजी और क्रूरता से हमला कर सकता था किया। उसका आभामंडल इस हद तक बढ़ गया कि उसके पैरों तले की जमीन हिल गई। चौथे आयाम में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए पांचवें आयाम की दुनिया में यह एक बहुत ही अच्छा काम था। हालांकि लियोनेल ने केवल हंसते हुए उसकी कलाई पकड़ ली। ठीक है, ठीक है। गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है ना? मैं तो बस मजाक कर रहा था। लियोनेल ने एफेस्ट की दीवार तोड़ने और उससे सच उगलवाने के लिए अपनी थोड़ी सी जबरदस्ती की थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सच उससे बिल्कुल अलग था जो उसने सोचा था। इसे वास्तव में एक सुखद आश्चर्य माना जा सकता है। अफेसस लगातार आक्रमण करता रहा, यहां तक कि उसने अपने पैरों से भी प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लियोनेल ने उसे बेहोश कर दिया और कंधे पर फेंक दिया और एक बड़े आदमी को अपनी बगल में लटकाए हुए बेपरवाही से खंभों की ओर चल पड़ा। उसने खंभों पर अपनी हथेली रखी और महसूस किया कि प्राचीन नक्काशी उसकी उंगलियों पर नाच रही है। हाँ, ये निश्चित रूप से काम कर सकता है। निश्चित रूप से। आह, घिनौना। लार टपकाना बंद करो क्या तुम। अल्पविराम। वेलिएंट ग्रह के ऊपर अंतरिक्ष यान में ये कहना सही होगा कि ग्रेटा उबल रही थी, लेकिन साथ ही उसने नीचे जाने की हिम्मत नहीं की। जैसा कि कोई सोच सकता है, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह लियोनेल से डरती थी, बल्कि इसलिए कि वह अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अगर वह ऐसा करती तो मिल्की वे गिल्ड के लिए हालात और भी बदतर हो जाते, जो पहले से ही कुछ परेशानियों से जूझ रहा था। उस पल उसके दिल में भय का एक सैलाब उमड़ पड़ा। इस ऑपरेशन को मंजूरी देकर उसने पहले ही एक जोखिम उठा लिया था। अब न सिर्फ तीनों संगठनों को भारी नुकसान हुआ था, बल्कि उनमें से 3/5वें आयाम के अस्तित्व भी नष्ट हो गए थे। मानो इतना ही काफी नहीं था, उसने 5वें आयाम के अधीनस्थों को खो दिया था जिन्हें उसने पिछले कई दशकों में कड़ी मेहनत से तैयार किया था। इतने कम समय में खुद को हुए इस नुकसान की भरपाई करना उसके लिए संभव नहीं था। इस बार उसे कैसी सजा मिलेगी, इसका जिक्र तक नहीं किया गया। ग्रेटा तो भागने के बारे में भी सोचने लगी थी। शायद इस बार अगर उसने गिल्ड में वापस जाने की हिम्मत की तो उसका सच में अंत हो जाएगा। क्या इससे कोई वापसी हो सकती थी? लेकिन वह कहाँ जाएगी? किसी दूसरी आकाशगंगा में। आकाशगंगाओं के बीच यात्रा करने के लिए कम से कम छठे आयाम का जहाज चाहिए होगा। वह ऐसा सामान कैसे हासिल करेगी? वह आकाशगंगा में तो बिल्कुल नहीं रह सकती थी। अगर रहती भी तो कोई ऐसा कोना नहीं था जहां वह छिप सके और उसे ढूंढा न जा सके। ग्रेटा के दिल में भय व्याप्त होने लगा और अधिक से अधिक पागलपन भरे विचार उसके घाव को कांपने और इधर उधर हिलने डुलने पर मजबूर कर रहे थे, मानो उसका अपना कोई दिमाग हो। उसे लियोनेल को मारना ही था। बचने का यही एकमात्र रास्ता था। बचने का यही एकमात्र रास्ता था। ठीक उसी समय ग्रेटा को एक फोन आया, लेकिन जब उसने दूसरी तरफ से आवाज सुनी तो वह स्तब्ध रह गई। नमस्ते छोटी बहन, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें बचाने के लिए यहाँ है। क्या हम एक सौदा कर सकते हैं? विस्फोट से खुला। सेल एक प्रशिक्षण कक्ष में खड़ी थी, उसके चेहरे पर एकदम भावशून्य भाव था। आंसुओं की सूखी धारियां उसके गालों पर नमक के निशान छोड़ रही थीं, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसने इस प्रशिक्षण कक्ष में बिताए अपने समय की गिनती ही खो दी थी। ये बहुत मजेदार था, इतना समय बिताने के बावजूद उसने इतनी कम प्रगति की थी। साथ ही उसे वेलिएंट हॉट माउंटेन की जितनी भी याद आती, शायद इस जगह की यादें किसी और जगह के मुकाबले सबसे ज्यादा थीं। यह नीरस, धूसर दीवारों वाली खाली जगह। जहां तक सामान पैक करने की बात है, सेल को एहसास हुआ कि असल में ज्यादा कुछ ले जाने लायक नहीं है। जब संसाधनों की बात आई तो उसने तय किया कि वो चीजें अपने से कमजोर लोगों को दे दी जाएंगी। और जहां तक उसकी निजी चीजों की बात है, वैसे भी सभी जरूरी चीजें उसके स्टोरेज रिंग में ही थीं। वह बस यहीं खड़ी रहना चाहती थी। सेल आधे घंटे की समय सीमा भूल गई और बिना कुछ बोले इतनी देर तक खड़ी रही कि उसे भी पता नहीं चला। दरवाजे पर अचानक क्लिक की आवाज आए और वह अपना सिर घुमाकर वहां से हट गई। लेकिन जब उसने देखा कि वह कौन है तो उसने बस नजरें फेर ली, उसकी नजरें खाली रहीं। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। मन ही मन उसने सोचा कि उसकी आवाज और भी ठंडी लगेगी। लेकिन असलियत तो बस इतनी थी कि उसकी आवाज टूटी फूटी और खोखली लग रही थी। उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो सख्ती से पेश आ सके। वो बस मुंह फेरकर चली गई, उस व्यक्ति का सामना किए बिना। आश्चर्य की बात यह है कि यह व्यक्ति रेयान था। क्या तुम्हारा काम हो गया? उसने पूछा। संदर्भ में ये शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे वह सेल की पैकिंग की स्थिति के बारे में पूछ रहा हो।
लेकिन दोनों ही अच्छी तरह जानते थे कि रेलियन असल में इससे कहीं ज्यादा गहरी बात कह रहा था। क्या यही तो तुम चाहती थी? सेल ने जवाब दिया। मैं हार मानकर सब कुछ तुम्हें सौंप दूं। खैर, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। बधाई हो। इन खाली दीवारों का आनंद लो, जिनकी रक्षा हम में से कोई नहीं कर सकता। रेयान ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। तुम वह औरत नहीं हो जिसके पीछे मैं भाग रहा था। शब्द शांत झील में फेंके गए पत्थर जैसे थे। वे दो अर्थों से भरे हुए लग रहे थे, जिससे सेल कांप उठा। इतने साल पहले शिक्षक इंसान ने आपको अपना 15वां शिष्य चुना था। मैंने कुछ नहीं कहा और बस स्वीकार कर लिया, जबकि उन्होंने कहा था कि वे कभी दूसरा शिष्य नहीं लेंगे। मुझे हमेशा से तुमसे जलन होती रही है। तुम मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली हो। तुम्हें मुझसे ज्यादा समर्थन मिलता है। और भले ही हम दोनों का कोई परिवार नहीं है, फिर भी कम से कम तुम्हारा एक छोटा भाई तो है, जबकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जितना आप वेलिएंट हॉट माउंटेन से प्यार करते हैं, मैं उससे 10 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ। जितना आपको इससे दर्द हो सकता है, उससे 100 गुना ज्यादा मुझे इससे दर्द होता है। जितना आप हार मानना चाहते हैं, मैं उससे 1000 गुना ज्यादा हार मानना चाहता हूँ। लेकिन मैंने नहीं किया है। रेलियन मुड़ा और चला गया। मैं सचमुच तुम्हें तुच्छ समझता हूँ, सेल। सेल के कंधे कांपने लगे, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके सूखे आंसू एक बार फिर फूट पड़ने की धमकी देने लगे। तारांकन तारांकन। लियोनेल पहाड़ी दर्रे पर खड़ा था, लगातार अपनी उंगली से हवा में चित्र बना रहा था। उसके हर स्पर्श में एक अनोखी आभा थी। अगर वह अपने कंधे पर एक बड़े आदमी को न उठाए होता तो वह शायद बहुत रहस्यमय भी लग रहा होता। लियोनेल की उंगली के प्रवाह के साथ एक अजीब सी शक्ति चलने लगी। यह एक बेहद हल्का बैंगनी रंग था, जिसे इस तरह सिर के ऊपर ऊंचे सूरज की रोशनी में पहचानना मुश्किल था, और ऐसा लग रहा था कि यह और ज्यादा चमकने वाला नहीं है। यहां तक कि लियोनेल खुद भी इसकी एक हल्की सी झलक ही पा सका। दूसरों को शायद यह वहां बिल्कुल भी न लगे। लियोनेल ने अपनी जादूगरी की कला को मजबूत करने के बारे में काफी समय तक सोचा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इस मामले में उसकी सोच बहुत ज्यादा कठोर हो गई थी। जब भी वह कोई जादूगरनी कला बनाने की तैयारी करता, तो उसका पहला विचार तत्व की व्यवहारिकता और उसकी क्षमताओं के बारे में होता। उदाहरण के लिए, प्रकाश तत्व उपचार के लिए अच्छा है, तारा तत्व काफी भारी है और ऊर्जा के लिए अच्छा है, वगैरह वगैरह। लेकिन भुजाओं और हाथों के कमल को देखने के बाद लियोनेल को एहसास हुआ कि उसकी सोच में कमी थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर उसके पास लकड़ी तत्व का आकर्षण होता तो वह उसका इस्तेमाल कैसे करता? क्या वह इतना प्रभावशाली परिणाम दे पाता? इसका जवाब था नहीं। वह शायद हमले के लिए लकड़ी के तत्व का इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वह इसका इस्तेमाल इलाके पर नियंत्रण के लिए और ज्यादा से ज्यादा जान चुराने के लिए करता। हालांकि वह इस संभावना पर भी कभी विचार नहीं करता था कि इससे इतने लचीले और शक्तिशाली हमले हो सकते हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि वह क्या खो रहा था। ग्रैंड बेल कंस्ट्रक्ट लियोनेल के सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक मंत्रों में से एक था। लेकिन इसका आकार इतना महत्वपूर्ण क्यों था? ये घंटी क्यों थी, ढाल या गुंबद क्यों नहीं? ऐसा क्यों था कि अगर लियोनेल इसका आकार बदलने की कोशिश करता तो ये कमजोर पड़ जाता? लियोनेल का निष्कर्ष था कि किसी वस्तु के पदार्थ में एक अंतर्निहित प्राकृतिक शक्ति होती है। क्या यहीं से सार्वभौमिक शक्ति की उत्पत्ति नहीं हुई? यह आयामी पद्य के सबसे स्वाभाविक और सर्वव्यापी चक्रों में से एक की समझ थी। अपनी समझ में 4 ऋतुओं या आकाशीय पिंडों का प्रतिबिंबन व्यक्ति की शक्ति को एक ठोस बढ़ावा देता था। लेकिन कौन कह सकता था कि ये चक्र ही एकमात्र ऐसी चीजें थीं जिनमें इतनी शक्ति थी? क्या होगा अगर ग्रैंड बेल कंस्ट्रक्ट इतना शक्तिशाली हो क्योंकि उसमें एक प्राचीन घंटी का सार समाहित हो? क्या होगा अगर उसका स्ट्रोई स्टार आउल्स इंस्टेंट रिकवरी इतना शक्तिशाली हो क्योंकि उसमें एक पौराणिक प्राणी का सार समाहित हो? क्या होगा यदि वह मंत्रों का निर्माण शून्य से न करके बल्कि प्राकृतिक घटनाओं और आयामी छंद के शक्तिशाली खजानों का उपयोग करके करना शुरू कर दे? जब वह इस तरह सोचता था तो संभावनाएं अनंत थीं। वह शक्तिशाली पौराणिक प्राणियों से निर्मित अग्नि कलाओं की कल्पना कर सकता था। वह वास्तविक तारों के अवलोकन से निर्मित तारा कलाओं की कल्पना कर सकता था। वह औषधीय जड़ी बूटियों से पुनर्प्राप्ति कलाएं बनाने की कल्पना कर सकता था। वह शून्य जंतुओं के अवलोकन से निर्मित अंतरिक्ष कलाओं की भी कल्पना कर सकता था। आखिर इसका क्या परिणाम होगा? और अभी इस स्तंभ को बनाने वाली बल कलाओं को देखते हुए लियोनेल को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बनाने की कगार पर है जिससे वह भी कांप उठेगा।
पांचवें आयामी जादूगर कला की एक दुनिया व्यापक रूप से खुल गई थी। लियोनेल के भीतर कुछ कौन था? अगर कोई उसके सपनों की दुनिया में झांके तो बहादुर स्तंभों की आंशिक रूप से पूरी हुई स्वप्न मूर्ति ढूंढना संभव हो सकता था। सच तो ये था कि बहादुर स्तंभ कोई साधारण खजाना नहीं थे। उनके डिजाइन में पांचवें आयाम से कहीं ऊपर के पहलू थे और जाहिर है लियोनेल के पास इन सब की स्वप्न मूर्तियां बनाने का समय नहीं था और न ही ऐसा करने का कोई मतलब था। आखिरकार अपनी वर्तमान स्थिति में वह जिन सर्वोत्तम जादूगरी कलाओं का उपयोग कर सकता था वे पांचवें आयाम में ही थीं। सौभाग्य से लियोनेल का ड्रीम स्कल्प्टिंग कौशल बढ़ गया था। वह उन हिस्सों का रिजोल्यूशन कम कर सकता था जो उसकी प्रगति को धीमा कर देते थे और जिन हिस्सों की उसे जरूरत थी उन्हें अधिकतम रिजोल्यूशन में स्कल्प्ट कर सकता था। इस तकनीक से न केवल उन्हें अधिक गति से स्वप्न मूर्तिकला बनाने की अनुमति मिली, बल्कि इससे उन्हें बाद में वापस जाकर स्वप्न मूर्तिकला को पूरा करने के लिए पर्याप्त जानकारी भी मिल गई, ताकि यदि उन्हें इसकी आवश्यकता हो तो वे निम्न रिजोल्यूशन वाले भागों का उपयोग करके उच्च रिजोल्यूशन वाला परिणाम प्राप्त कर सकें। ये स्वप्न मूर्ति लियोनेल ने बहुत पहले ही पूरी कर ली थी। पिछले कुछ मिनटों से वह इसे एक नई जादूगरनी कला की नींव के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उसकी उंगलियां लगातार हवा में घूम रही थीं। दिलचस्प। किंग्स माइट मेरे लिए किसी चीज के सार को समझना और उसे बनाने वाली चीजों को समझना आसान बना देता है। तो इन जादूगरी कलाओं को शायद किंग्स माइट के समावेश से फायदा होगा। लियोनेल ने गहरी सांस ली। वैलिएंट सील। उस पल दुनिया की सारी हवा मानो जम गई हो, मानो समय ही रुक गया हो। हवा भी जम गई, परतों में सिकुड़ती गई और चलना और भी मुश्किल होता गया। तभी जमीन कांपने लगी। सतह के नीचे से कुछ ऊपर उठने लगा, जिससे पहले तो मिट्टी का एक गुंबद बना और फिर धीरे धीरे एक चमकदार बेलनाकार आकृति में बदल गया। जैसे ही यह विचित्र स्तंभ प्रकट होना शुरू हुआ, दुनिया पर इसका प्रभाव और भी तेज हो गया। इस बिंदु तक पेड़ों की हरी पत्तियां हिलना बंद हो गईं, घास में सरसराहट बंद हो गई और यहां तक कि उस क्षेत्र में बहता लावा भी थम सा गया, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। स्तंभ जमीन से केवल आधा फुट ऊपर उठा था जब लियोनेल ने अपनी शक्ति रोक दी, जिससे रीढ़ की हड्डी में झुनझुनी की घटना रुक गई। लियोनेल खांसने लगा, उसके जले हुए अंग फिर से हरकत में आ गए। इस पर वह बस अपना सिर हिला सका। अगर वह अभी भी अपने धातु शरीर के चौथे आयाम में होता तो शायद खुद को ठीक करने के लिए कुछ स्टार कोर, रिफ्रैक्टिव गोल्ड या ब्लेजिंग नाइट को अवशोषित करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन वह पहले ही 5वें आयाम में प्रवेश कर चुका था। उसे यकीन नहीं था कि उन चौथे आयाम के अयस्कों का अब भी वह प्रभाव होगा जो वह चाहता था। हालांकि अच्छी खबर यह थी कि अयस्कों के इन संयोजनों ने उसके शरीर को उसके स्कारलेट स्टार फोर्स का सामना करने में थोड़ा बेहतर मदद की थी। अगर ऐसा ना होता तो उसका धातु शरीर, जिसे अभी तक ठीक भी नहीं माना जा सकता था, कोई मौका नहीं पाता। मुझे जल्द ही 5वें आयाम के अयस्क ढूंढने हैं। मुझे खुद को ठीक भी करना है। लगता है फोर्स क्राफ्टिंग गिल्ड ही वो जगह है जहां मुझे जाना चाहिए। लेकिन शायद। लियोनेल ने आंखें सिकोड़ लीं। वैलिएंट सील बनाने के अनुभव ने उसे कुछ बातें सिखाईं। सबसे पहले, काम करने के संदर्भ में नई जादूगरी कलाएं बनाना कहीं ज्यादा आसान और दसियों गुना तेज था। किसी और के लिए शायद यह उल्टा था, लेकिन लियोनेल के लिए, जिसके पास ड्रीम स्कल्प क्षमता थी, यह जरा भी समस्या नहीं थी। दरअसल ये कहा जा सकता था कि लियोनेल के पास अब जादूगरी कलाएं बनाने का एक चीट कोड था। दूसरी बात जो उसने सीखी, जो पहली बात का ही एक उदाहरण थी, वह ये थी कि उसकी बनाए ये जादुई कलाएं कहीं ज्यादा शक्तिशाली होंगी और उसकी सहनशक्ति पर भी कम असर डालेंगी। ये निष्कर्ष लियोनेल के लिए आश्चर्यजनक था, लेकिन एक पल बाद उसे समझ आ गया। जब लियोनेल ने नई जादूगरी कलाओं के निर्माण का अनुमान लगाया तो वह शुरुआत से ही कुछ बना रहा था। इसके अलावा, हालांकि वह बाद में इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता था, लेकिन इससे अक्सर जादूगरी कला का प्रभावी परिणाम कमजोर पड़ जाता। लियोनेल द्वारा जादूगरी कलाओं को शुरू से ही गढ़ने के प्रयासों के परिणामस्वरूप अत्यधिक विस्तृत, हालांकि काफी सुंदर और जटिल संरचनाएं बनी। दुर्भाग्य से युद्ध में उन्हें चित्रित करने में समय और मेहनत लगती थी। लियोनेल के लिए यह उसकी क्षमताओं के कारण अभी भी संभव था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह ऐसा कर सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे ऐसा करना चाहिए, भले ही वह अक्सर अपने सितारों की बदौलत अपनी ड्रीम फोर्स को जल्दी से भर लेता था। हालांकि अब किंग्स माइट के साथ लियोनेल को स्वप्न शक्ति का केवल आधा ही इस्तेमाल करना पड़ा, जो उसे अन्यथा करना पड़ता।
इसे कुल मिलाकर कहीं कम जटिल जादूगर कला के साथ जोड़ने पर यह एक अतिरिक्त सहजता प्रदान करता था जिसे दसियों बार मापा जा सकता था। बेशक ये सिर्फ उस स्थिति से तुलना करने जैसा था जब लियोनेल को उसी लक्ष्य को पूरा करने वाली एक जादूगरनी कला को शुरू से ही बनाना पड़ता। अभी अभी लियोनेल को लगा था कि अगर वह वेलिएंट सील का जाप पूरा कर लेता तो उसकी 10% सहनशक्ति खर्च हो जाती, और वह भी सिर्फ एक स्तंभ के निर्माण के लिए। उसने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि इस्तेमाल की सबसे बेहतरीन और अचूक विधि के लिए उसे 4 खंभे बनाने होंगे। इसका मतलब था कि वेलिएंट सील का एक ही वार उसकी लगभग आधी सहनशक्ति ले लेगा। और ये वेलिएंट सील का सबसे सरल रूप था जिसका ज्यादातर जटिल हिस्सा कम रिजोल्यूशन में बनाया गया था। दूसरी ओर यदि उन्होंने अपनी मूल विधि का उपयोग किया होता तो उन्हें इसका सपना देखने के लिए 5वें आयाम के शिखर तक पहुंचने तक इंतजार करना पड़ता। यदि ऐसा था तो लियोनेल को जिस चीज के बारे में सोचने की जरूरत थी वह उपयोग करने के लिए नई जादूगर कलाएं नहीं थीं, बल्कि उन्हें मूल्यवान संदर्भों की आवश्यकता थी जिनके आधार पर वह जादूगर कलाएं बना सकें। एक विचार के साथ लियोनेल ने एक खास जड़ी बूटी निकाली जो उसके पास बरसों से थी। हाइव आइलैंड इवेंट के दौरान वह इस जड़ी बूटी को लूटने में कामयाब रहा। थरी वेन मैंडिंग वीड। लियोनेल को उस समय की अपनी जिज्ञासा अच्छी तरह याद थी। वह सोच रहा था कि क्या वह इस अर्धकाली श्रेणी की जड़ी बूटी की प्राकृतिक शक्ति कलाओं को अपने कवच में समाहित करके उसे स्व उपचार गुण प्रदान कर सकता है। बेशक उस समय उसे अपने दिव्य कवच के बारे में इतना भी ज्ञान नहीं था कि वह ये जान सके कि उसमें शुरू से ही ऐसी क्षमताएं स्वाभाविक रूप से समाहित थीं। अब जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो निश्चित रूप से उस समय वे प्रकृति को अपनी प्रेरणा के रूप में उपयोग करने के बहुत करीब थे। ये तो बस एक क्वैसी ब्लैक ग्रेड हर्ब था, लेकिन ये देखने के लिए एक अच्छा परीक्षण था कि फोस आर्ट निर्माण की यह नई विधि कितनी शक्तिशाली